जैसे ही आज हमारी सेकंड मीटिंग एंड होगी, उसके बाद आप लोगों का क्विज है और 10 मार्क्स का वो टोटल क्विज होगा और उसके लिए आप लोगों को स्पेसिफिक टाइम दिया होगा, उस टाइम में आप लोगों ने वो क्विज अटेम्प्ट करना है। असाइनमेंट के लिए मैंने टाइम एक्सटेंड कर दिया आप लोगों का, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने वैसे वो अपलोड कर ली है असाइनमेंट, तो वो भी आप लोगों ने उसको देख लें। चलिए जी, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हाइड्रोलिक जंप में ये आप लोगों को सब फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोलिक जंप के बारे में बताया था कि हाइड्रोलिक जंप बेसिकली क्या है, कि जब भी किसी भी डैम से या किसी पर्टिकुलर हाइट से मूव करते हुए हम जो हाइट है वो क्रिटिकल डेप्थ से नीचे आ जाती है, बिलो द क्रिटिकल हाइट आ जाती है, तो फिर क्या होगा, वो अनस्टेबल पोजीशन में आ जाते हैं। ये साइड पे मैंने एक डैम आप लोगों को शायद बना के दिखाया था लास्ट टाइम भी। मैं यहाँ पे दोबारा थोड़ा सा उसको एक दफ़ा ड्रा कर लेता हूँ कि लेट्स सपोज ये वो डैम कंडीशन है, ये हमारे पास वो डैम है जहाँ पे बहुत बड़ा वाटर रेजरवायर है। इस वाटर रेजरवायर पे जब ऊपर से वाटर फ्लो होता है तो ख़ास डेप्थ पे आके क्या होगा, एनर्जी हमारे पास स्पेसिफिक जो हाइट है वो क्रिटिकल हाइट आ जाती है। उसके उससे ज़्यादा नीचे अगर कोई भी फ्लूइड फ्लो करता है तो वो बॉटम पे जाके, जैसा कि यहाँ पे इस केस में देखिए ना, अगर आप इसकी हाइट को, तो इसकी हाइट ये है, ये लेट्स सपोज किसी चैनल में इसकी हाइट बनी हुई है, तो ये हाइट अगर आप लोग इसके साथ कंपेयर करें तो ये क्रिटिकल हाइट से नीचे है। तो क्रिटिकल हाइट से नीचे होने की वजह से अनस्टेबल कंडीशन में होने की वजह से ये फौरन अपलिफ्ट या अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा, जिस जो कि हाइड्रोलिक जंप की काज बनेगा। अच्छा जी, हम इसके थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ जाते हैं जो उसने यहाँ पर डिस्क्राइब किया होगा। क्या है, we have shown that open channel flows may be सबक्रिटिकल के लिए फ्लूइड नंबर लेस देन 1 था और सुपर क्रिटिकल वेयर फ्लूइड नंबर इज ग्रेटर देन 1। For supercritical flow, disturbance caused a change in the bed slope or flow cross section में मूव अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। ये हमने बात की है कि हमारे पास क्या होगा कि डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों डायरेक्शन में बेड स्लोप्स के अंदर हो सकते हैं, या फ्लो भी जो है वो, यानी कि बेड स्लोप में भी चेंजेस आ सकती हैं और जो फ्लो है वो भी अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। When the flow at a cross section is supercritical or downstream condition will require a change to the subcritical flow. The need for this change cannot be communicated upstream. The flow speed exceeds the speed of the surface wave, which are the mechanism of the transmitting change. तो यहाँ पर ये वही बात कर रहा है कि क्या है हमारे पास कि जब ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो फिर जब आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आ रही होती हैं तो क्रिटिकल पॉइंट तक आते आते वो जो चेंजेस हैं, स्मूथ चेंजेस, वो उस तरीके से फ़ौरन ऐसा नहीं हो पाता कि हम सब क्रिटिकल से सुपर क्रिटिकल की तरफ चले जाएं या सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल फ्लो की तरफ फ़ौरन चले जाएं। तो क्या है, द ट्रांजिशन फ्रॉम सब सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल फ्लो अकर एब्रप्टली थ्रू अ हाइड्रोलिक जंप। तो चूंकि ये सारा प्रोसेस स्मूथ नहीं होता, तो अगर चेंजेस आएंगे तो वो फ़ौरन जो चेंजेस आएंगे वो हाइड्रोलिक जंप की काज बन रही है। तो ये नीचे हमने बात की कि हमारे पास लेट सपोज डाउनवर्ड डायरेक्टेड स्पिल वेज में से कोई भी फ्लूइड फ्लो करते हुए हमारे पास आ रहा है, वो भी इसकी डायरेक्ट जो है एग्जांपल हो सकती है। किचन के अंदर, होम किचन की उसने एक एग्जांपल दी कि होम किचन में भी ये देखें, जो आप लोगों के पास जैसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो करता है तो फिर वो तमाम डायरेक्शन में फैलते हुए फ़ौरन हाइड्रोलिक जंप की काज बनता है। तो हम सबसे पहले इस फ्लूइड फ्लो को डिस्कस करने के लिए क्या लेते हैं कि रेक्टेंगुलर चैनल है जिसकी विड्थ बी है, और कुछ जंक्शंस ले लेते हैं। उन जंक्शंस में क्या जंक्शंस हैं, स्टेडी फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एट ईच क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जो जंक्शन है, फ्लो जंक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज का जो क्विज है ना, उसमें भी आप लोगों को जरा आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना।
इसी तरीके से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हर क्रॉस सेक्शनल एरिया पर है, और फ्रिक्शन लेस फ्लो। तो ये तमाम असम्पशंस के अंडर हम क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर जो एज्यूम किया हुआ है, क्या एज्यूम किया है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो आप लोग कैसे लिखते थे समेशन फॉर्म में, कि समेशन ओवर द होल कंट्रोल सरफेस v डॉट a, इंटीग्रल फॉर्म में आप लोगों के पास भी ये आप लोगों ने काफी दफा की है। तो समेशन v डॉट a इज इक्वल टू 0। तो आप लोग ये चैनल ले रहे हैं, ये डाउनस्ट्रीम था, ये हाइड्रोलिक जंप के बाद है, यहाँ से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, यूं कह लें कि ये यहाँ कहीं से डैम से थ्रो करने के बाद यहाँ से फौरन ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो ये आप लोगों के पास स्टार्टिंग लाइन है, ये एंडिंग लाइन है, ये फर्स्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये y1 जहाँ पर हाइट शो की हुई है उसने, और ये सेकंड क्रॉस सेक्शनल एरिया जहाँ पर y2 हाइट शो की है। इसके दरमियान में हमने कंट्रोल वॉल्यूम जूम किया हुआ है। तो इस फर्स्ट एरिया के ऊपर अब ये याद रखें कि इस चैनल की जो विड्थ है दैट इज b, वो क्या है, b है। चैनल आप लोगों को इस टाइप से अगर नजर आ रहा है, रेक्टेंगुलर चैनल इस टाइप से, तो इसकी ये जो विड्थ है ये आप लोगों के पास b है, क्योंकि आप लोगों को चैनल इस डायरेक्शन में नजर आ रही है। इस डायरेक्शन में नजर आने की वजह से आपको इसकी विड्थ नजर नहीं आ रही, लेकिन आप जब इस रेक्टेंगुलर चैनल को सामने से देखेंगे तो आपको इसकी विड्थ भी नजर आएगी। ओके, इसकी विड्थ अगर b है तो हमने ये कहा कि v डॉट a, तो एरिया क्या होगा बेटा जी, v तो वेलोसिटी एट फर्स्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया v1 है, तो एरिया जो होगा वो विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हाइट फर्स्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया पे y1 है और विड्थ जो है वो b है। इसी तरीके से सेकंड क्रॉस सेक्शनल एरिया पे हाइट जो है y2 है और विड्थ जो है वो b है। अच्छा, ये बहुत सारे कैंडिडेट्स लेट ज्वाइन कर रहे हैं, उनको ज्वाइन करने की वजह से थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है, तो आप लोग फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर ज्वाइन कर लिया करें, उसके बाद फिर मैं ज्वाइन नहीं किया करूँगा। ओके, तो ये मेरे पास सेकंड क्रॉस सेक्शनल एरिया पे और ये फर्स्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या सिलसिला है ये हम अभी देख लेते हैं कि हमारे पास v डॉट a की जब बात करें तो एरिया वेक्टर, ये याद रखें बेटा जी कि यहाँ से मैं इसको ड्रा कर देता हूँ कि यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो इनवर्ड डायरेक्टेड है, लेकिन जो एरिया वेक्टर है वो आउटवर्ड डायरेक्टेड। यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम है। तो यहाँ पर v और a दोनों जो है एक दूसरे के साथ सेम एंगल बना रहे थे, यहाँ पर अपोजिट एंगल बना रहे थे, इस वजह से cos 180 और cos 0 की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज आप लोग, यहाँ पर cos 0 बन रहा था तो cos 0 1 होता है, तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया आप लोगों के पास सिंपली आ गया। जबकि दूसरी साइड पे आप लोगों के पास अपोजिट डायरेक्शन थी, तो वहां पर एंगल जो है वो 180 बन रहा था फर्स्ट एरिया पर, इसी वजह से वहां पर आप लोगों को जो है वो एरिया 1 के ऊपर नेगेटिव साइन अपीयर होता नजर आ रहा है। ओके जी, अच्छा पानी ले जाओ ना, चलो खालिद अपने आप को म्यूट रखिएगा बेटा जी। ओके सर जी, सॉरी पता नहीं। एक आध दफा के बाद अगर आपको रिमूव कर दिया तो फिर पता चल जाएगा। ओके जी, तो ये आप लोगों ने जो विड्थ थे यहाँ पर वो सेम थी, तो b कैंसिल आउट होने के बाद आप लोगों के पास v1 y1 इज इक्वल टू v2 y2, ये आप लोगों के पास कंटिन्यूटी इक्वेशन से एक रिजल्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, मोमेंटम इक्वेशन का x कंपोनेंट अज्यूम किया हुआ है कंटिन्यूटी, क्योंकि हम यहाँ पर तमाम जो गवर्निंग इक्वेशन है उसके अंदर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन और उसके बाद जो है वो मोमेंटम इक्वेशन अज्यूम करते हैं। तो मोमेंटम इक्वेशन क्या कहता है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू पार्शियल ऑफ पार्शियल t कंट्रोल वॉल्यूम u रो dv प्लस, यहाँ पर वो इंटीग्रल साइन होता था लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वजह से समेशन साइन अज्यूम हो रहा है। अब हमने जो अजम्पशन ली थी, अजम्पशन स्टडी अजम्पशन थी, स्टडी अजम्पशन की वजह से बेटा जी हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, स्टडी अजम्पशन की वजह से ये वाला कंपोनेंट हमारे पास 0 हो जाएगा। इसी तरीके से
हमने बॉडी फोर्सेस को इग्नोर किया है, तो बॉडी फोर्सेस भी अपना रोल प्ले नहीं करेंगी और ये तमाम भी जीरो होंगी। तो हमारे पास जो टर्म्स अब बच जाएंगी वो सिर्फ क्या बच जाएंगी, वो टर्म्स हमारे पास अब सिर्फ होंगी सरफेस फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन और समेशन यू रो वी डॉट ए। तो ये जो टर्म्स बची हैं इनको हम कैसे लिखेंगे, वो इनको अब ऐसे लिखेंगे, ये जो बाकी बच गई। तो अब हमें हमारा जो मेन टारगेट है वो सरफेस फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन और ये जो समेशन है ये कंप्यूट करना है अपने स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू ओवर द टोटल control surface. The surface force consists of pressure forces on the two ends of and friction forces on the wetted surface. By assumption 5 we neglect friction. यहाँ पर frictional forces को हमने क्या कर दिया, assume कर दिया। तो जो तमाम surface forces भी हैं उनके अंदर भी हम क्या कर रहे हैं कि हम तमाम जो surface forces के अंदर हमें पता है कि जो pressure forces हैं वो आप लोगों के पास होंगे। तो pressure forces को यहाँ पर एक तो हमने अज्यूम किया है और उसके साथ एक और फोर्स है जो कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है जिसको एफ आर से उसने डिनोट कराया है। अब हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का यहाँ पर रोल क्यों इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का रोल यहाँ पर इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर दोनों क्रॉस सेक्शनल एरियाज जो हैं एरिया 1 और एरिया 2 दे आर एट डिफरेंट हाइट्स। यहाँ पर हाइट कुछ हो रहा है, यहाँ पर हाइट कुछ हो रहा है, तो दोनों तक आते आते जो प्रेशर है वेरी करेगा। इस वजह से हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का रोल भी ले लिया। तो वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स ऑन राइट फेज या यूं कह लें कि फर्स्ट फेज है ये सेकंड फेज पे, तो फिर हमारे पास क्या आ गया कि टोटल जो सरफेस फोर्स है अलोंग एक्स डायरेक्शन फोर्स ऑन राइट माइनस दैट इज राइट, दिस इज 1 एंड दिस इज एट एंड 2। अच्छा, इसको उसने पॉजिटिव और इसको उसने नेगेटिव सेंस में किस वजह से दिखाया है, इसकी भी सेंस वही है कि अब हम चूंकि प्रेशर की बात कर रहे हैं, प्रेशर को एज अ सरफेस फोर्स कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेशर हमेशा याद रखिएगा जब भी आप लोगों के पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो। यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ, ये रेक्टेंगल है, तो याद रखिएगा इस पे एक्ट करने वाला जो प्रेशर है वो हमेशा टुवर्ड्स द सरफेस एक्ट कर रहा होगा, चारों साइडों से यूं एक्ट कर रहा होगा। तो इसी तरीके से इस एरिया पर भी जो प्रेशर है वो इनवर्ड एक्ट कर रहा होगा और इधर से जो प्रेशर एक्ट कर रहा होगा इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे वो इधर एक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पर जो प्रेशर की डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और यहाँ पर ये जो है ये हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। या एरिया वेक्टर के जो है एरिया वेक्टर की भी हमने डायरेक्शन बनाई थी कि यहाँ पर सर जी आवाज सही नहीं आ रही, कट कट आ रही। अब आवाज आ रही है मेरी, मैं रिपीट कर दूं अगर? सर रिपीट कर दें। okay. यहाँ पर फर्स्ट फेज पे प्रेशर इनवर्ड एक्ट कर रहा है और एरिया वेक्टर आउटवर्ड एक्ट कर रहा है। सेकंड एंड पे क्या है हमारे पास, प्रेशर जो है वो इनवर्ड एक्ट कर रहा है, एरिया वेक्टर आउटवर्ड एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये देखें उसने क्या लिया है लास्ट पे, ये जो सिचुएशन है कि ये फर्स्ट पे जब बात कर रहे हैं पी डॉट ए की, तो यहाँ पर जो प्रेशर है, प्रेशर इज बेसिकली एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन और यहाँ पर जो प्रेशर है वो अलोंग अपोजिट टू द डायरेक्शन। तो इस वजह से ये आप लोगों को डिफरेंट साइड्स पे नजर आ रहा है। तो पी सी ए माइनस पी सी ए एट फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो दोनों वैल्यूज को कंप्यूट कर लिया हमने, तो ये वेरिएशंस आ गई मेरे पास, रो जी बी ओवर 2 y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर। ओके, ये वैल्यूज कंप्यूट करने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये सरफेस फोर्सेस जो अभी हमने मोमेंटम इक्वेशन की सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखी थी, ये वाली जो सिंप्लीफाइड फॉर्म थी मोमेंटम इक्वेशन की, इस फॉर्म, इसके लिए हमने एक कंपोनेंट फाइंड आउट कर लिया हुआ है। कौन सा कंपोनेंट फाइंड आउट किया, एफ एस एक्स फाइंड आउट कर लिया है अभी। इसकी वैल्यू फर्स्ट और सेकंड पे क्या होगी वो अब हम कंप्यूट करते हैं कि वो क्या होंगी और उनको हम राइट करते हैं। ये एफ एस एक्स की वैल्यू आ गई है और दूसरी साइड पे जो समेशन है उसकी वैल्यू फर्स्ट और सेकंड एंड पे, सेकंड माइनस फर्स्ट भी कह सकते हैं आप लोग,
क्योंकि वेलोसिटी और एरिया का अपोजिट डायरेक्शन में फर्स्ट तो इस वजह से नेगेटिव साइन है। ओके, रीअरेंजिंग एंड सिंप्लीफाइंग, इनको जब रीअरेंज करेंगे थोड़ा सा यूँ कह लें कि ये वाली वैल्यूज अभी आप लोगों के पास मौजूद है, ये भी मौजूद है, इनको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो v1 स्क्वायर y1 ओवर g प्लस y1 स्क्वायर ओवर 2 प्लस v2 स्क्वायर y2 ओवर g प्लस y2 स्क्वायर ओवर 2। अब ये जो रिजल्ट आया है ये हमारे पास मोमेंटम इक्वेशन की फॉर्म है। अच्छा, अब मोमेंटम इक्वेशन की अगर ये फॉर्म है, वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड द एनर्जी इक्वेशन फॉर ओपन चैनल फ्लोज। एनर्जी इक्वेशन हमने जो पहले एक टॉपिक किया था ऑनलाइन क्लासेस में, वेरी फर्स्ट टॉपिक जो था वो क्या था, v1 स्क्वायर ओवर 2g, ये हमारे पास स्पेसिफिक एनर्जी है g1 के बगैर, g1 से मैथ टोटल एनर्जी है, तो ये एनर्जी इक्वेशन हमने ड्राइव कराई थी। तो हम क्या कह सकते हैं, v1 स्क्वायर ओवर 2g प्लस y1, इसकी अकेले की वैल्यू को e1 कह सकता हूँ, और क्योंकि g1 और g2 एट द सेम हाइट है तो हम क्या करेंगे, सेम हाइट होने की वजह से इन दोनों टर्म्स को, इस टर्म को और इस टर्म को, इनको इग्नोर कर सकते हैं कि ये हमारे पास जीरो हो जाएंगे। ये दोनों टर्म अगर जीरो हो जाती हैं, एक तो इन टर्म्स को एक्सक्लूड कर दिया कि ये वाली और ये वाले टर्म हमने खत्म कर दिए। इन टर्म्स के अलावा v1 स्क्वायर ओवर 2g ये e1 है और v2 स्क्वायर ओवर 2g प्लस y2 ये e2 है, तो e1 इज इक्वल टू e2 प्लस hL, ये टोटल हेड लॉस है। ठीक है जी, तो हमारे पास जो अब सिचुएशन बन गई तो क्या बन गई कि डेल इज इक्वल टू e1 माइनस e2 इज इक्वल टू hL। तो ये अभी जो हमने मोमेंटम इक्वेशन ड्राइव कराई हुई थी हाइड्रोलिक जंप के लिए, उसी के अंदर हम क्या करेंगे, v2 की वैल्यू जो हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन से फाइंड आउट की थी, कहाँ पे फाइंड आउट की थी, ये वाली वैल्यू v1 y1 इज इक्वल टू v2 y1। यहाँ से v2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि v2 की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो यहाँ पर पुट कर, तो यहाँ से y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, वो ये आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई, और इसको y2 माइनस y1 से डिवाइड कर दें, या यूं कह लें कि आप लोगों के पास ये जो टर्म है y2 स्क्वायर माइनस y1, ये दरअसल y2 प्लस y1 है इंटू y2 माइनस y2 है। तो अगर मैं इसको, इस वैल्यू को इस तरह शो कर रहा हूं तो फिर क्या होगा, y2 माइनस y1 ये वाला और y2 माइनस y1 ये वाला कैंसिल आउट हो गया, तो y2 प्लस y1 की ये वाली वैल्यू बच गई है सिर्फ 2v1 स्क्वायर y1 ओवर g इंटू y2। ये कहाँ पे उसने राइट की है, ये इसे नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट इक्वेशन में उसने राइट की है, ये जो इक्वेशन आ गई है हमारे पास। तो ये अगर वैल्यू आई है तो इसको इस y1 पे यूँ कह लें कि इसने डिवाइड किया है किस पे, y1 स्क्वायर पे, y1 स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, इस y2 से इधर मल्टीप्लाई करें इस y2 से और y1 स्क्वायर पे डिवाइड करें, तो y2 और y1 स्क्वायर प्लस y2 और y1 इज इक्वल टू 2v1 स्क्वायर ओवर g y1। तो इस 2 को अगर सेपरेट से देखें तो v1 स्क्वायर ओवर g y1 क्रूड नंबर की फॉर्म में आप लोगों ने इसको लिख लिया है कि ये आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर y2 ओवर y1 को यूं समझे कि ये x है तो ये x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 2 इंटू सम कांस्टेंट जो भी क्रूड नंबर है ले आप लोगों के पास। तो क्या करूंगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करूंगा तो x की या y2 ओवर y1 की जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। अब ये वाली वैल्यू, इसको हमने सारे को डिस्कस करना है कि ये रिलेशन क्या शो कर रहा है, y2 ओवर y1 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 1 माइनस 8 4 नंबर स्क्वायर, ये सारे का स्क्वायर रूट माइनस 1। तो ये है रेशियो क्या, hence the ratio of the downstream and upstream depth across the hydraulic jump is only a function of the upstream fluid number। तो ये हमारे पास ये इनकी जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की जो हाइट है ये फंक्शन ऑफ फ्लूइड नंबर है, क्योंकि हमारे पास क्या है, फ्लूइड नंबर पे डिपेंड कर रहा है। और एक और बात, हैज बीन एक्सपेरिमेंटली वेल वेरीफाइड बाय सीन 11.15a, ये जो अभी डायग्राम आप लोगों ने देखी है, ये अगर हम डिफरेंट वैल्यूज के लिए चेक करें तो ये जो इक्वेशन बिहेवियर है फ्लूइड नंबर के हिसाब से ये थोड़ा सा लीनियर बिहेवियर है, ये हेड लॉसेस के हिसाब से उसने बिहेवियर यहाँ पर बताया हुआ है।
डेप्थ y1 एंड y2 आर रेफर्ड एज अ कंजुगेट डेप्थ, ये दूसरे कंजुगेट डेप्थ हैं हमारे पास. वी सी दैट an increase in depth requires an upstream fluid number greater than 1. We have not yet established that we must have fluid. अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, अभी हमें ये नहीं पता कि फ्लूइड नंबर लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, या इसकी क्या सिनेरियो है, क्या वैल्यू है. अब हम क्या कर रहे हैं, अभी हम चेक करते हैं कि अभी हम बिल्कुल कंसीडर कर रहे हैं, वो कह रहा है कि थ्योरेटिकली हम फ्लूइड नंबर लेस देन 1 ले सकते हैं, लेकिन अभी हम फ्लूइड नंबर ग्रेटर देन 1 के हवाले से जो है ना बातें करते हैं कि फ्लूइड नंबर अगर ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा. ये अभी जो आप लोगों ने एनर्जी इक्वेशन को राइट किया था, जिसमें हमने ये कहा था कि E1 इज इक्वल टू E2 प्लस HL, उसके अंदर ये जो वैल्यूज आप लोगों के पास आई थी, उसमें भी कंटिन्यूटी इक्वेशन ही जो आप लोगों ने V2 की वैल्यू थी वो यहाँ पर राइट करें. ओके, एनर्जी इक्वेशन में जब हमने राइट की है तो एनर्जी इक्वेशन से एक और रिजल्ट हमने फाइंड आउट किया. वो कौन सा है रिजल्ट जो एनर्जी इक्वेशन से फाइंड आउट किया है? वो हाइड्रोलिक जंप का और एनर्जी का, स्पेसिफिक एनर्जी का आपस में एक रिलेशन. ये रिलेशन क्या कहता है, एज अ फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल स्पेसिफिक एनर्जी अक्रॉस द हाइड्रोलिक जंप इज ओनली अ फंक्शन ऑफ अपस्ट्रीम फ्लूइड नंबर. कि जैसे हमने जो दोनों डेप्थ थी वो फंक्शन ऑफ फ्लूइड नंबर था, अपस्ट्रीम फ्लूइड नंबर था, वैसे यहाँ पर हाइड्रोलिक टोटल हेड लॉस है उसका और जो स्पेसिफिक एनर्जी है, इन दोनों की जो रेशो है वो भी हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ फ्लूइड नंबर है. तो यहाँ पर क्या है, सिंस हेड लॉस मस्ट बी पॉजिटिव इन अ रियल फ्लो, दिस reconfirms that hydraulic jump can occur only in supercritical flow. यानी कि सादा अल्फाज में ये कह लें कि यहाँ से और जो प्रीवियस सिचुएशन है दोनों में ही हाइड्रोलिक जंप जो है अकर कर सकता है सुपर क्रिटिकल फ्लोज के लिए. फ्लूइड नंबर हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो जब, तो उस सूरत में ये सिचुएशन जो है वो होल्ड कर रही है. ओके, उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो को. अच्छा, आप लोगों से क्वेश्चंस ले लूं कुछ, मैं यहाँ पर जो आप लोगों में से कुछ क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं